नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉर ऑल सिविल सर्विसेज कॉन्सेप्ट्स दैट मैटर। तो हम लोग कवर कर रहे हैं पूरे एक साल का करंट अफेयर्स फ्रॉम जून 2024 टू सितंबर 2025 एक तरह से। हालांकि ये जो मैगजीन हम ले रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ये घटना चक्र की ईयरली मैगजीन है, दृष्टि करंट अफेयर्स, और ये जून 2024 से जून 2025 तक है। लेकिन हम एक्स्ट्रा नोट्स के ज़रिए सितंबर 2025 तक का कवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक हो चुके हैं 9 लेक्चर्स, ये 10वां लेक्चर है। इकोनॉमी हम शुरू कर चुके थे, इकोनॉमिक अफेयर्स 2 लेक्चर्स ख़त्म हो चुके हैं उसके, ये 3rd लेक्चर है और इकोनॉमिक अफेयर्स यहाँ हो जाएगा ख़त्म। हम लोग कर रहे हैं अभी न्यूज़ इन शॉर्ट्स। उसके अलावा आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, वहाँ जाके आप फ्री में ये पीडीएफ्स कर सकते हैं डाउनलोड। इस तरह से यहाँ पे नोट्स होते हैं, ये नोट्स एडिटेबल हैं। आपको इन्हें एक्सेस करने के लिए पीडीएफ गेयर के ऐप में ओपन करना होगा ये पीडीएफ, क्योंकि पीडीएफ गेयर के ऐप में ही मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं, तो ये वहीं पर आपको एक्सेसिबल हो जाएंगे। एडिटेबल हैं, आप इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। खैर, शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ये जीत चुका है डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25। तो आईपीपीबी ये है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25 दिया है इसको डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, यानी डीएफएस ने, जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। सेरेमनी हुई थी न्यू दिल्ली में। आईपीपी ने इसके अलावा सिक्योर किया है फर्स्ट पोजीशन अमंग ऑल द पेमेंट बैंक्स इन इंडिया। कहाँ पर? डीएफएस के परफॉर्मेंस इंडेक्स में, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के परफॉर्मेंस इंडेक्स में आईपीपीबी फर्स्ट पोजीशन में है। ठीक है। अगली खबर है इरिडा ने बैक किया है एक बार फिर से एक्सीलेंट रेटिंग। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी इरिडा इंडिया की लार्जेस्ट ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी है। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और इसने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है, जहां पर सीपीएसई परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में इसको लगातार चौथे बार इन फोर ईयर्स इन अ रो एक्सीलेंट रेटिंग मिली है। ठीक है, एक्सीलेंट रेटिंग हासिल हुई है, और एक खबर है जनवरी 2025 की। अगली खबर देखिए, 3 डिजिटल इनिशिएटिव्स लॉन्च हुए हैं टू स्ट्रीमलाइन पीडीएस। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो पीडीएस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए 3 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने। ये खबर है मई 2025 की। 3 डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं डिपो दर्पण पोर्टल, अन्न मित्र मोबाइल ऐप और अन्न सहायता ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। ये एम करते हैं टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड एक्सेसिबिलिटी विद इन इंडियाज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो बेनिफिट करता है 81 करोड़ लोगों को अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ओके, तो इससे पहले आगे बढ़े हम ये 3 इनिशिएटिव्स के बारे में एक एक लाइन कुछ देख लेते हैं कि कभी कुछ डिटेल्स आ जाएं। तो देखिए, डिपो दर्पण पोर्टल जो इसका पहला इनिशिएटिव है पीडीएस के लिए, तो ये एक सेल्फ असेसमेंट और मॉनिटरिंग पोर्टल है। ये है फूड ग्रेन डिपोज के लिए, और इसको मैनेज करता है एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और सीडब्ल्यूसी यानी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। ओके, दोनों ही स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। दूसरा है अन्न मित्र ऐप। अन्न मित्रा ऐप एक मोबाइल ऐप है जिसको डिज़ाइन किया है फॉर फेयर प्राइस शॉप डीलर्स, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर्स यानी डीएफएसओ और फूड इंस्पेक्टर्स अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये तीनों लोगों के लिए ही किया है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ये 3 एजेंसीज हैं जिनके लिए ये ऐप है। तो ये कैसे होगा, इसका की फीचर्स हैं, इट हैज़ रोल बेस्ड फंक्शनैलिटी। ठीक है, वो हम ऊपर देख ही सकते हैं, अगर तीनों के लिए है, तीनों डिफरेंट लेवल्स पे हैं। तो ये इनेबल करता है एफपीएस डीलर को कि वो ट्रैक करें स्टॉक की रिसीप्ट्स, सेल्स और अलर्ट्स, जबकि जो डीएफएसओ है वो मॉनिटर कर सकते हैं एफपीएस की परफॉर्मेंस, हैंडल कर सकते हैं ग्रीवेंसेस और एक्सेस कर सकते हैं बेनिफिशरीज का पूरा डेटा। जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं जियो टैग्ड इंस्पेक्शंस। जो थर्ड डिजिटल इनिशिएटिव है वो है अन्न सहायता प्लेटफॉर्म। ये ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है फॉर बेनिफिशरीज ऑफ PMGKAY और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जो कवर करता है 81 करोड़ पीपल। ये इनेबल करता है ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन
कहाँ कहाँ पे? व्हाट्सएप, IVRS एंड ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन ASR द्वारा। ये इम्प्रूव करता है एक्सेसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी। अब आते हैं हम अपनी अगली खबर पे। तो देखिए, मिनी रत्ना स्टेटस मिल गया है 3 DPSUs को। DPSU होते हैं डिफेंस के PSUs यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 3 DPSUs को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस दिया है, कैटेगरी 1, ठीक है। मिनी रत्ना कैटेगरी 2 भी होता है, यहाँ पर मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस दिया है। तो किन 3 को दिया है? म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड यानी MIL, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड यानी AVNL और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड यानी IOL। गौरतलब है कि ये तीनों की तीनों मतलब उन 7 PSUs में से हैं जो कि कार्व आउट हुए थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 7 PSUs में हमने तोड़ा था 2021 में, ओके। तो ये उन्हीं में से 3 हैं और अब इनका स्टेटस मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का है, ओके। अब ये क्या कैटेगरी होती है, क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो पढ़ लें। आपको ये सारी कैटेगरीज के बारे में हल्का कुछ अंदाजा होना तो चाहिए ही, ठीक है। तो देखिए, आपको ये भी बता दें कि अब टोटल कितनी है आज की डेट में, कौन कौन से कितने हैं। तो मिनी रत्ना जो 2 है, देखिए महारत्ना से शुरू करते हैं। टोटल महारत्ना है 14, जो सबसे ऊंचा होता है महारत्ना, 14 कंपनीज महारत्ना है। उसमें भी जो 14वीं कंपनी है वो अक्टूबर 2024 में बनी है महारत्ना, और वो है HAL। ये एक बड़ी न्यूज़ है, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जो टोटल नवरत्ना कंपनीज हैं अभी भारत में इस समय सितंबर 2025 में, वो हैं 26, ठीक है। और इसमें जो 26वीं है जो लेटेस्ट बनी है वो मार्च 2025 में बनी है, वो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IRFC, अब नवरत्ना बन चुकी है। टोटल मिनी रत्ना 1 कंपनीज हैं 49 और टोटल मिनी रत्ना 2 कंपनीज हैं 10, ठीक है। अगली खबर पे आते हैं, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट 2025 रिपोर्ट। ये हम कर चुके हैं पूरा, बहुत ही डिटेल में, यहाँ कुछ भी नहीं दे रखा है, हमने बहुत डिटेल में कर चुके हैं क्योंकि वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट 2024 का रिपोर्ट इकोनॉमी के, इसमें इकोनॉमिक अफेयर्स के स्टार्टिंग में दे रखा था, हमने उसमें ऐड करके ये भी सप्लीमेंटेड करके पढ़ लिया था। देखिए, लॉन्च हुआ है निवेशक शिविर। इसको लॉन्च किया है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी यानी IEPFA ने, जो कि काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है ये इसका एक पायलट चैप्टर पुणे में, ठीक है। कहाँ पर हुआ है निवेशक शिविर? पुणे में। निवेशक शिविर इसलिए है कि वो इंश्योर कर सके डायरेक्ट एंगेजमेंट विद द इन्वेस्टर्स और फैसिलिटेट कर सके रेजोल्यूशन ऑफ अनरिजॉल्व्ड फाइनेंशियल क्लेम्स, ओके। अगली खबर है इंडिया की सावरिन क्रेडिट रेटिंग की। 8 मई 2025 में, ठीक है, मई 2025 में मॉर्निंग स्टार DBRS, जो कि एक ग्लोबल सावरिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने इंडिया का सावरिन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है टू BBB, ठीक है। BBB पे अपग्रेड कर दिया है, इसका मतलब अब है स्टेबल आउटलुक, ठीक है। भारत की ओर अब हो गया स्टेबल आउटलुक। तो BBB रेटिंग इंडिकेट क्या करता है? कि अब भारत के पास एडिक्वेट क्रेडिट क्वालिटी है, एडिक्वेट क्रेडिट क्वालिटी है, ओके। आप याद रखेंगे BBB रेटिंग का मतलब ये है। और इसके अलावा इंडिया की एबिलिटी है टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस डिस्पाइट द पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज। अब देखिए, पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज हैं इसलिए BBB है, नहीं तो AAA क्यों ना होता। तो खैर जो भी है, इंडिया के पास अब एबिलिटी है कि अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट कर सके, इसका मतलब ये होता है। देख लेते हैं एक और खबर इसी क्रेडिट रेटिंग की ऊपर है, बिल्कुल लेटेस्ट, कि अगस्त 2025 में स्टैंडर्ड एंड पुअर, अब देखिए स्टैंडर्ड एंड पुअर और मूडीज है 2 ऐसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल जो है, S&P ग्लोबल, उसने रेस कर दिया है इंडिया का लॉन्ग टर्म सावरिन क्रेडिट रेटिंग टू BBB। पहले BBB माइनस था, अब इसको रेस करके अपडेट करके BBB कर दिया है, और शॉर्ट टर्म रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है टू A2। पहले A3 था, अब शॉर्ट टर्म रेटिंग इंडिया की S&P ग्लोबल में हो गई है A2। देखिए, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा बट दिख रहा होगा नोट्स। ये जो अपग्रेड है हाईलाइट करता है इंडिया का रोबस्ट एंड सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ ड्रिवन बाय हाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, साउंड फिस्कल मैनेजमेंट और स्ट्रेंथेंड मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो रखता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में।
दिस इज इंडियाज फर्स्ट सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड इन 18 ईयर्स बाय स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। ठीक है, व्हाट इट मीन्स फॉर इंडियाज इकोनॉमी, इसका मतलब होगा कि अब इंडिया के होंगे लोअर बोरोइंग कॉस्ट, इंडिया के लिए होगा लोअर बोरोइंग कॉस्ट, हायर रेटिंग सिग्नल्स रिलायबिलिटी टू द लेंडर्स, इसलिए लीडिंग टू लोअर इंटरेस्ट रेट्स ऑन गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट डेट बोथ डोमेस्टिकली एंड व्हेन रेजिंग कैपिटल अब्रॉड, तब भी। तो इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के अलावा, ठीक है, कि अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा क्योंकि बेटर रेटिंग बूस्ट करती है ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को और ऐसे अट्रैक्ट होता है फॉरेन कैपिटल इनटू इंडियन बॉन्ड्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। फिर इन्हांस होगा फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी, क्योंकि ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स होगा और न्यू पूल ऑफ इंटरनेशनल फंडिंग मिलेंगे इंडिया को। ठीक है, स्ट्रॉन्गर होगा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो हमने देख लिया S&P का भी जो अगस्त 2025 का लेटेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का हुआ अपग्रेड, वो भी BBB हो गया है, पहले BBB- था जो लॉन्ग टर्म सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है, और जो शॉर्ट टर्म है वो A2 हो गया है A3 से। ओके, रिवाइज शक्ति पॉलिसी, देखिए शक्ति पॉलिसी किसके लिए है, सिर्फ इतना ध्यान रखिए, रिवाइज शक्ति पॉलिसी तो अब आ गई है। शक्ति का मतलब है स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। ठीक है, तो ये कोल से रिलेटेड है। ठीक है, सिंपली इतना याद रखिए कि शक्ति पॉलिसी रिलेटेड है कोल से। इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। शक्ति पॉलिसी के बारे में यहाँ देख लेते हैं कि 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एंड इट मार्क्ड अ शिफ्ट फ्रॉम नॉमिनेशन बेस्ड कोल एलोकेशन टू ट्रांसपेरेंट ऑक्शन एंड टैरिफ बेस्ड बिडिंग सिस्टम। ठीक है, शक्ति पॉलिसी के तहत क्या हुआ था, नॉमिनेशन जो पहले कोल एलोकेशन के लिए करते थे, अब वो उसको रिप्लेस करके ट्रांसपेरेंटली ऑक्शन करने लग गए कंडक्ट, और टैरिफ बेस्ड बिडिंग सिस्टम आ गया। ठीक है, बिडिंग से ऑक्शन हो गया। रिवाइज पॉलिसी इंट्रोड्यूसेस इनोवेटिव फीचर्स टू वाइडन इट्स रीच एंड इंप्रूव कोल एक्सेसिबिलिटी। ओके, ठीक है। अगली खबर है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2025। ठीक है, अब देखिए 6th एडिशन हुआ है। दिस इज द 6th एडिशन ऑफ वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेडिकेटेड हाइड्रोजन इवेंट है। ये हुआ है मई 2025 में नीदरलैंड्स के रॉटरडैम में। ओके, मेजर इंडियन पोर्ट्स यहाँ आइडेंटिफाई किए गए हैं, तीन मेजर इंडियन पोर्ट्स यहाँ आइडेंटिफाई किए गए हैं डेवलप करने के लिए एज ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, और आपको याद होगा पिछले ही लेक्चर में जब हम इंडेसेस और वो सब पढ़ रहे थे मिसलेनियस खबरें, तभी मैंने आपको बताया था कि 2 पोर्ट्स का आप नाम ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, तो वो 2 पोर्ट्स भी यहाँ पर हैं, इसलिए मैंने बोला था। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट जो 6th एडिशन जो हुआ था नीदरलैंड्स में मई 2025 में, वहाँ 3 मेजर इंडियन पोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है टू बी डेवलप्ड एज ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। तो अपने आप में जब ग्रीन हाइड्रोजन की बात आती है, कोई भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये 3 पोर्ट्स हैं, एक है कांडला पोर्ट ऑफ गुजरात, ठीक है, जो वहाँ पर भी मैंने बोला था आपसे। दूसरा है पारादीप पोर्ट ऑफ ओडिशा, जो वहाँ पर भी बोला था। और तीसरा है ट्यूटिकोरिन पोर्ट ऑफ तमिलनाडु। ये आप याद रखेंगे तीनों पोर्ट्स। अगली खबर, ठीक है, कोई नोट्स नहीं है यहाँ पे। देखिए हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के केस में एक खबर आगे भी आएगी, उसके रिलेटेड मैं सीधे नोट्स पे आऊँगा तब, क्योंकि नोट्स में मैंने वहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा होगा और वो काफ़ी अच्छी खबरें होंगी, तो वो मिस मत करिएगा। उसमें हाइड्रोजन पहला कौन सा संयंत्र या कौन सा प्लांट या क्या था, कहाँ पर था, वो सब कुछ दिया हुआ है। खैर, पीएम्स इंटर्नशिप स्कीम अक्टूबर 3, 2024 में लॉन्च करी है प्रधानमंत्री की इंटर्नशिप स्कीम। ये एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है जो कि इम्प्लीमेंट होगा थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल। इसके बारे में देखें तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी 1 करोड़ यूथ को इन टॉप 500 कंपनीज ओवर 5 ईयर्स। ठीक है, 1 करोड़ यूथ को इन टॉप 500 कंपनीज ओवर 5 ईयर्स। इसको लॉन्च किया है अक्टूबर 2024 में, ये हमने देख ही लिया है। मंथली स्टाइपेंड मिलेगा ₹5,000 पर मंथ फॉर सेलेक्टेड इंटर्न्स फॉर 1 ईयर। ठीक है, जिन इंटर्न्स को सिलेक्ट किया जाएगा तो उनको ₹5,000 पर मंथ का 1 साल के लिए स्टाइपेंड मिलेगा। उसके अलावा एक 1 टाइम ग्रांट मिलेगी ₹6,000 की। ठीक है, अगर वो इंटर्नशिप थ्रू डीबीटी ज्वाइन करते हैं तो। डीबीटी है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगली खबर है आरबीआई एनसीएफई नेशन वाइड कैंपेन्स। ठीक है, तो 11 मार्च 2025 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और
NCFE यानी नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन ने लॉन्च किया है एक नेशन वाइड फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन टू प्रमोट फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड इंक्लूजन अक्रॉस इंडिया। इसके की इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेरी सेंटर्स यानी FLCs। लीड बैंक्स हैव बीन गाइडेड टू सेट अप FLCs अक्रॉस द कंट्री। जितने लीड बैंक्स हैं उनको गाइड करा गया है कि वो FLCs यानी फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स भी पूरे भारत भर में इस्टेब्लिश करेंगे। RBI कहता है एक मल्टीमीडिया कैंपेन है जो चलाया गया है। ये मल्टीलिंगुअल पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है, ठीक है, कई भाषाओं में ये कैंपेन होगा। RBI ने क्रिएट करा है फाइनेंशियल अवेयरनेस मैसेजेस यानी कि एक फेम बुकलेट। फाइनेंशियल अवेयरनेस मैसेजेस है फेम का नाम, और ये फेम वो वाली स्कीम नहीं है जो ऑटोमोबाइल्स के लिए रहती थी और उसको अभी PME ड्राइव ने रिप्लेस करा है, वो वाली नहीं है ये RBI का फेम है बुकलेट, ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस मैसेज की, ठीक है। फॉरवर्ड लुकिंग सर्वे है अगली खबर। फॉरवर्ड लुकिंग सर्वे हुआ है ऑन प्राइवेट सेक्टर केपेक्स इन्वेस्टमेंट इंटेंशंस, ठीक है, तो है प्राइवेट सेक्टर केपेक्स इन्वेस्टमेंट इंटेंशन सर्वे, ठीक है। तो फॉरवर्ड लुकिंग सर्वे ऑन प्राइवेट सेक्टर केपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अप्रैल 2025 में नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने या फिर NSO ने, जो कि अंडर आता है मॉस्पी के, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम एलिमिनेशन के, उन्होंने रिलीज किया अपना इनॉग्रल मतलब पहली बार रिलीज करा है ये फॉरवर्ड लुकिंग सर्वे ऑन प्राइवेट सेक्टर केपेक्स इन्वेस्टमेंट इंटेंशन। सर्वे पीरियड है नवंबर 2024 से जनवरी 2025, ठीक है। ये 3 महीनों का पीरियड है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो नवंबर 2024 से जनवरी 2025। थीम है प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर केपेक्स 3-year ट्रेंड्स एंड फ्यूचर आउटलुक, ये है थीम। एवरेज ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स पर एंटरप्राइज प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर में इंक्रीज हुआ है और एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी गई है 27.5% की, ठीक है। यहां से ये पता चलता है इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस न्यूज़ इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आते हैं अगली खबर पे। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2024। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2024 रिपोर्ट है जिसको पब्लिश किया है अक्टूबर 2024 में, ठीक है। और ये करा है, यहाँ लिखा नहीं है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा। फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा का है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने इसको पब्लिश किया है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड 2024 की रिपोर्ट को। और ये लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम इन 165 जुरिस्डिक्शंस को इवैल्यूएट करता है। की हाइलाइट्स देखें तो टॉप इकोनॉमिकली फ्री कंट्रीज 2022 की में पहली रैंक है हांगकांग की और सेकंड है सिंगापुर की। इंडिया की जो रैंक है वो 84th है 165 कंट्रीज़ में, ठीक है, याद रख लीजिएगा। इंडिया की रैंक 84th है, ठीक है। फर्स्ट रैंक हांगकांग की है, वो भी याद रखिएगा। इंडेक्स था, रिपोर्ट थी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड, ओके। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2024 का फाइनेंशियल ईयर जो है, मतलब 2023-24 की बात हो रही है। जब भी FY24 लिखेंगे तो 2023-24, ओके। तो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन रहा है तब? अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI, चाइना इमर्ज हुआ है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फिस्कल ईयर 2023-24, ठीक है। टू-वे ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना एक स्टनिंग $118 बिलियन रही, स्लाइटली सरपासिंग दी 118.3 बिलियन ट्रांजैक्टेड विद दी US। तो बहुत कम डिफरेंस था, ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, 0.1 बिलियन का फ़र्क है। बट जो भी है, चाइना से इन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना ही रहा था उस लिहाज से। नेक्स्ट खबर पे आते हैं। स्वावलंबनी स्कीम, स्वावलंबनी स्कीम ये MSDE मिनिस्ट्री की स्कीम है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन कोलैबोरेशन विद नीति आयोग, ठीक है। तो इसलिए ये हो जाती है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, जब भी नीति आयोग का आ जाता है तो आपको देखना पड़ेगा, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ करा है तो इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये स्कीम लॉन्च करी है स्वावलंबनी, ये लॉन्च करी है 3 स्टेट्स में, इन आसाम, मेघालय एंड मिजोरम, ठीक है, मैम, ठीक है, मिजोरम, मेघालय और आसाम। खैर,
स्वावलंबिनी इज अ विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम दैट एम्स टू, इसका एम क्या है? एक तो ये पहली बात विमेन की एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, आपको याद रखना है। इसका एम है कि एम्पावर करता है फीमेल्स को इन नॉर्थ ईस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो विमेन काम करती हैं उनका एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट हो, रिसोर्सेज हो और मेंटरशिप फॉर बिजनेस सक्सेस हो। ठीक है, ये इसका एम है स्वावलंबनी स्कीम का। अगली खबर है भीम 3, एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड यानी एनबीएसएल एक होली ओन्ड सब्सिडरी है एनपीसीआई की। तो इसने मार्च 2025 में लॉन्च किया है भीम 3.0, मतलब भारत इंटरफेस फॉर मनी 3.0 विद इनहैंस फीचर्स। इसमें मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है, 15+ इंडियन लैंग्वेजेस की एक्सेसिबिलिटी है। ओके, नीति आयोग की रिपोर्ट है ऑन ऑटोमेटिव सेक्टर। ठीक है, अब ये खबर इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी नीति आयोग की रिपोर्ट आती है। मैं आपको बता दूं, नीति आयोग की एक और रिपोर्ट लेटेस्ट आई थी अगस्त में, जहाँ तक है तो अगस्त 2025 में अभी की बात है, और वो थी ईवीज पे। ठीक है, ईवीज पे वो रिपोर्ट थी, अनलॉकिंग $200 बिलियन इंडस्ट्री, इस टाइप का कुछ वो रिपोर्ट थी, तो वो भी हम लोग देखेंगे। बट उससे पहले ये सब चीज़ें देखते हैं। नीति आयोग रिपोर्ट ऑन ऑटोमोटिव सेक्टर अप्रैल 2025 में रिलीज करा था। इसका टाइटल था ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स। इसको लॉन्च किया था वाइस चेयरमैन सुमन बेरी ने। रिपोर्ट की फाइंडिंग्स देखेंगे तो ऑटोमोटिव सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है 7.1% ऑफ इंडिया जीडीपी, इसमें ये दिया हुआ है 7.1% ऑफ इंडिया जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है ऑटोमोटिव सेक्टर अकेला। ठीक है, और 49% इसका कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जीडीपी में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में, जीडीपी का जो मैन्युफैक्चरिंग का पोर्शन है उसमें 49% कंट्रीब्यूशन है। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर है ग्लोबली, चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल का प्रोड्यूसर है ग्लोबली। ठीक है, अगली खबर पे आते हैं। डिसकंटिन्यूएशन हो गया है ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का। इसकी डिटेल्स में कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, अब हो गया इसका डिसकंटिन्यूएशन। इंडिया एक्सपोर्ट्स सोर टू हिस्टोरिक हाइज। ठीक है, इंडिया के एक्सपोर्ट्स सोर कर गए हैं, मतलब बहुत बढ़ गए हैं टू हिस्टोरिक हाइज। ये रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसने विटनेस किया है एक अनप्रेसिडेंटेड सर्ज। वो रीच कर गया है $778.21 बिलियन 2023-24 में। ठीक है, ये मार्क करता है एक 67% इंक्रीज फ्रॉम 2013-14 ओवर 2013-14। ठीक है, 67% इंक्रीज ओवर 2013-14। मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स आप कह सकते हैं एक डिकेड का इंक्रीज है 67%, और ये हिस्टोरिक है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स जो हैं, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है, सर्विसेज की बात नहीं हो रही है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है $437.1 बिलियन। इस फिगर का जो 778.21 बिलियन का टोटल है, ये जो सर्ज है इंडिया के एक्सपोर्ट की टोटल, तो उसमें से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का हिस्सा 437.1 बिलियन का है और सर्विस एक्सपोर्ट का हिस्सा 341.11 बिलियन का है। ठीक है, 2023-24 की बात है, ये फिगर आया है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ज़्यादा है सर्विस एक्सपोर्ट से। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सॉरी, टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन देखेंगे। यूएसए टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में सबसे पहले है यूएसए, 17.9% एक्सपोर्ट यूएसए में जाता है भारत का। फिर है सेकंड पे यूएई 8.23% के साथ। थर्ड पे नीदरलैंड है, आप याद रखना 5.16%। ठीक है, ये नया शामिल हुआ था, यहाँ नहीं लिखा हुआ है। चाइना 3.85% फोर्थ पर था। ठीक है, ये बात हो रही है टोटल एक्सपोर्ट की नहीं, बल्कि इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की 2023-24 में। अब आप कहेंगे कि इंडिया के सिर्फ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का क्यों फिगर याद रखना है, या फिर ये क्यों याद रखना है हमें कि कौन सा टॉप था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे वैसे आपको समझ में आता रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है।
इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन पाइप किसने बनाया है? इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन पाइप। अब देखिए हाइड्रोजन ग्रेड के लिए जो पाइप्स बनेंगे, देखिए ट्रांसपोर्टेशन पाइप्स हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। आपके सिटी में जहाँ पर कहीं पानी जाता है वो कई पाइप्स के थ्रू जाता है। अगर पाइप में कोई भी दिक्कत आ जाती है तो सब कुछ खोद खाद के करते रहते हैं और ये अक्सर होता रहता है। ठीक है, जल विभाग वाले अक्सर रोड खोदते रहते हैं और पाइप सही कर रहे होते हैं या साफ़ कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें ना आए तो उसके लिए जब भी देखिए हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो वो तो बहुत ही ज़्यादा वैसी बात हो गई ना कि वो फ्यूल है, उसमें आग नहीं लगनी चाहिए, कूड़ा नहीं जाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि कनेक्टिविटी रहेगी उसकी मेजर इंडस्ट्रीज से भी और हो सकता है घरों से भी। हो क्या सकता है, हो ही रही है घरों से भी, क्योंकि प्लान उसको मिक्स करने का है और भी चीज़ों में। खैर देखते हैं अभी। तो हाइड्रोजन ग्रेड जो ट्रांसपोर्टेशन पाइप्स हैं वो टाटा स्टील ने बनाए हैं। जनवरी 2025 की न्यूज़ है, ये इंडिया की फर्स्ट कंपनी हो चुकी है टू डेवलप हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप्स। ठीक है, सपोर्टिंग क्लीन एनर्जी गोल्स। न्यूली डेवलप्ड API X65 पाइप्स आप याद रखेंगे, क्योंकि देखिए चाहे आप जितना भी प्लान बना लें, जब तक आपके पास एक लोकली डेवलप्ड, ठीक है, एक लोकल वेंडर नहीं होगा, एक लोकली डेवलप्ड ऐसा सोर्स नहीं होगा जो आपको उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ग्रास रूट लेवल पे उसके एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का सामान दे रहा हो, तब तक आप कुछ भी प्लान बना लें उसका कोई मतलब नहीं है, कॉस्ट वाइज भी और हर तरह से। ठीक है, अब देखिए यहीं से मिल रहा है तो सर्विसिंग भी यहीं से होगी, सब कुछ बहुत बढ़िया चीज़ है। ये API X65 पाइप्स बनाया है टाटा स्टील ने। ये प्रोसेस हुआ है एट खोपोली, ठीक है, यूजिंग कालीनगर स्टील। ठीक है, कालीनगर स्टील का यूज़ हुआ है इसमें। ये मीट करता है हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट के स्टैंडर्ड्स और ये अलाइन है विद इंडियाज नेशनल हाइड्रोजन मिशन एंड ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स। ठीक है, अब लगे हाथ जब हाइड्रोजन की, ग्रीन हाइड्रोजन की बात भी हो रही है तो एक बार यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन में क्या क्या फर्स्ट है वो देख लेते हैं लगे हाथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडिया का फर्स्ट पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट क्या है, अच्छे से पढ़िएगा। इंडिया का पहला पोर्ट बेस्ड, ठीक है, पोर्ट की बात हो रही है, पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ये जुलाई 2025 की न्यूज़ है, इसलिए शायद यहाँ नहीं होगी। तो जुलाई 2025 में यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने इनॉग्रेट किया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। कितना? 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। कहां पर? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट अथॉरिटी, यानी कि कांडला पोर्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, DPA में दीनदयाल पोर्ट में। दीनदयाल पोर्ट कहाँ है? गुजरात में है, इसी को कांडला पोर्ट कहते हैं, कांडला पोर्ट ऑफ गुजरात। ओके, अब देखिए एक और न्यूज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये जो बहुत ज़रूरी है। अगस्त 2025 की न्यूज़ है ये, कि यूपी का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, यूपी का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेट किया है स्टेट का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एंड सेकेंड ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री एट खानीमपुर विलेज, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, स्पेशली याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खानीमपुर विलेज गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसको इनॉग्रेट करा है अभी चीफ मिनिस्टर ने आफ्टर दी वन एट कांडला। ठीक है, तो ये सेकंड है ऑफ इट्स काइंड, क्योंकि कांडला पोर्ट पे एक हाइड्रोजन प्लांट ऑलरेडी खुला ही था। अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश में यहाँ पर एक खुल गया है। तो द प्लांट सेटअप बाय, किसने सेटअप किया है? टोरेंट गैस एंड टोरेंट पावर ने। टोरेंट गैस एंड टोरेंट पावर ने एज अ पार्ट ऑफ अ पायलट प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, ये प्लांट किसके लिए है अब आप ये देखेंगे, बहुत ज़रूरी खबर है। ये प्लांट ब्लेंड करेगा अप टू 2% ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। पहली बात तो हाइड्रोजन नहीं ब्लेंड कर रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंड कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से बनाते हैं और वो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो पावर आती है वो भी रीन्यूएबल एनर्जी से आती है। ठीक है, रीन्यूएबली आप उसको लेते हैं, मतलब जैसे सोलर पावर वगैरह से आप करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी लेंगे और वहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे वाटर का, उससे ग्रीन हाइड्रोजन आप प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा। तो ब्लेंड अप टू 2% ग्रीन हाइड्रोजन विद नेचुरल गैस। ठीक है, CNG एंड PNG। तो आप देखिए ऑलरेडी सिटी ग्रिड जो पाइप वाली लाइंस होती हैं उस प्लान में, तो वहाँ पर CNG और PNG जा ही रहा है, PNG कहते हैं उसे हम लोग, PNG जा रहा है। ठीक है, और उसमें हम लोग ब्लेंड करेंगे अब 2% ग्रीन हाइड्रोजन।
ठीक है, विच विल बी सप्लाइड टू डोमेस्टिक हाउस होल्ड बी, CNG स्टेशन और इंडस्ट्रीज बी वाया लोकल गैस ग्रिड। ये प्रोजेक्ट इज द लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन एंड नेचुरल गैस ब्लेंडिंग इनिशिएटिव। क्या है? लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन एंड नेचुरल गैस ब्लेंडिंग इनिशिएटिव है इन कंट्रीज सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, एक्सपेक्टेड टू कट कार्बन एमिशंस बाय 500 टन्स एनुअली। ठीक है, कट कार्बन एमिशंस बाय 500 टन्स एनुअली, और ये एस्टैब्लिश करेगा उत्तर प्रदेश को एज अ की हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। नोट देखते हैं उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 के बारे में। ठीक है, पहली बात तो ये पॉलिसी 2024 की है। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये इनेबल करती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन सेटिंग अप ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन फैसिलिटीज एंड ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ये इस पॉलिसी में दिया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश एनविजन करता है टेकिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया अप टू 1 मिलियन मेट्रिक टन्स पर ईयर बाय 2028। ये उत्तर प्रदेश की इस पॉलिसी का एम है। ठीक है, एक टारगेट है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें। पॉलिसी इंक्लूड करती है 30% कैपिटल सब्सिडी विच कैन गो अप टू 40% फॉर द फर्स्ट 4 प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट। ठीक है, अब देखते हैं एक और चीज, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब। अब बात हो रही है ग्रीन हाइड्रोजन हब की, तो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब लॉन्च हो रहा है। देखिए, अभी अभी हमने वो भी देखा था कि किस तरह से जो ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस हुई थी नीदरलैंड में, अभी अभी जस्ट जो न्यूज़ देखी थी हमने, उस 6th समिट जिसकी थी, वो 6th एडिशन था कॉन्फ्रेंस का। तो वो जो समिट थी, तो उसमें 3 इंडियन पोर्ट्स को में ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने की बात करी गई है ना। तो उससे पहले ही इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब लॉन्च हो चुका है एक, और वो है ग्रीन हाइड्रोजन हब GHH प्रोजेक्ट, ऑफिशियली लॉन्च्ड इन पुदी मादका, जो कि अनकपाली डिस्ट्रिक्ट में है आंध्र प्रदेश के। तो आप याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन हब। ठीक है, दिस इनिशिएटिव पार्ट ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एम्स टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी। ये क्या है? इंडिया की फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली फाउंडेशन स्टोन रखा है इसका 8 जनवरी 2025 में। ये एक JV है, यानी कि जॉइंट वेंचर है बिटवीन आंध्र प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NRED कैप और NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड मतलब NGEL में। ठीक है, ये एक जॉइंट वेंचर है इन दोनों का। ये जो GHH है, ये मतलब ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये GHH विल फीचर अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 1500 टन्स पर डे ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। एडिशनली ये प्रोड्यूस करेगा 7500 टन्स पर डे ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स भी। ठीक है, जैसे कैसे? ग्रीन मिथेनॉल, ग्रीन यूरिया, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ग्रीन यूरिया, जिसकी बात उत्तर प्रदेश की पॉलिसी में भी करी गई है, जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है 2024 की। इंडियाज फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। अब देखिए क्या लिखा है, इंडिया का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ऑफ ग्रिड का मतलब क्या है? ऑफ ग्रिड का मतलब ये है कि भाई एक बार देख लेते हैं यहाँ पे पहले। जून 2025 अदानी ग्रुप ने लॉन्च किया है। ठीक है, अदानी ग्रुप ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला 5 मेगावाट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन कच्छ, गुजरात। ठीक है, कच्छ, गुजरात में। अब देखिए, क्योंकि ये ऑफ ग्रिड है इसलिए पावर्ड है एंटायरली बाय सोलर एनर्जी। ठीक है, तो यही है ऑफ ग्रिड का मतलब। क्योंकि ये ऑफ ग्रिड प्लांट है इसलिए ये पावर्ड है एंटायरली बाय सोलर एनर्जी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसलिए जब भी पूछेंगे इंडिया का फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, तो वो कच्छ, गुजरात में हुआ है। जून 2025 की एक खबर है। ये अलाइंड है विद नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसको डेवलप किया है अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी अनिल ने। ठीक है, अनिल ने। एन ऑफ ग्रिड green hydrogen plant is a facility that produces hydrogen using electrolysis powered by renewable energy sources, ठीक है, such as solar or wind, and is not connected to the main electrical grid। वो मेन इलेक्ट्रिकल ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है, सिंपल सी बात। ठीक है, सारी एनर्जी जो भी होगी वहीं से प्रोडक्शन होगा, उसी का यूज करके सारा काम होगा। दिस मीन्स द प्लांट रिलाइज एंटायरली ऑन इट्स ओन रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है,
उसके अलावा अगर देखेंगे तो फरवरी 2025 में हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है नॉर्थ इंडिया के पहले 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का। कहाँ पर? दभोता इन सोलन डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश का सोलन डिस्ट्रिक्ट में, दभोता में। ठीक है, ये अलाइन करता है स्टेट के गोल को टू बिकम इंडिया फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय मार्च 2026। ये इसका हिमाचल प्रदेश का गोल है। डेवलप्ड बाय हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड। फिर देखते हैं एक और चीज़, आखिरी चीज़ इसमें, इस सीरीज़ में जो हम देख रहे हैं फर्स्ट की, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड इन हिसार, हरियाणा के हिसार में जो जिंदल कंपनी है उसने इंडिया का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट डेडिकेट किया है टू स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखिए, हमने देखा ऊपर वहाँ पे कच्छ गुजरात में ऑलरेडी बात हो चुकी है ना? नहीं सॉरी, हाँ, कच्छ गुजरात में ऑलरेडी बात हो चुकी है ऑफ ग्रिड प्लांट की पहला। तो एक और ऑफ ग्रिड आ गया। ये सिर्फ ऑफ ग्रिड नहीं है, इंडिया का फर्स्ट ऑफ ग्रिड प्लांट भी है जो कि एक स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री के लिए डेडिकेटेड है। एक ही तो ये इंडिया का पहला ऐसा ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है जो कि किसी एक इंडस्ट्री के लिए डेडिकेटेड है। इस तरह का है। तो ये स्टेनलेस स्टील में इन्होंने अपनी हिसार में इसको लगाया है, मेकिंग इट द ग्लोबल फर्स्ट फॉर द सेक्टर। तो स्टेनलेस स्टील के सेक्टर में ये वर्ल्ड में फर्स्ट है। ठीक है, वर्ल्ड में फर्स्ट है कि किसी स्टेनलेस स्टील की इंडस्ट्री में अपना ही एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेट करा हो ऑफ ग्रिड। ओके, अब आते हैं अगली खबर पे। वो है वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अंडर PMKSY 2.0। ठीक है, जनवरी 2025 की ये न्यूज़ है। 56 एडिशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं अंडर वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY 2.0। ठीक है, फॉर 10 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स। कितने? 10 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स के लिए। ओके, ये इंप्लीमेंट कर रहा है DOLR जो है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज और आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के। ओके, भारत, अगली खबर है भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। जनवरी 2025 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने इसको लॉन्च किया था एट भारत क्लाइमेट फोरम 2025 इन न्यू दिल्ली। अगली खबर है नेशनल टर्मरिक बोर्ड। ये खबर इंपॉर्टेंट है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड, ये खबर है इंपॉर्टेंट। जनवरी 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है नेशनल टर्मरिक बोर्ड। कहाँ? बेसिकली लॉन्च न्यू दिल्ली में कराया, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मैं इसको हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में लॉन्च भले ही करा हो, लेकिन न्यू दिल्ली है नहीं, ये है नेशनल टर्मरिक बोर्ड निज़ामाबाद, तेलंगाना का। ठीक है, तेलंगाना में है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश नहीं, तेलंगाना में है, निज़ामाबाद में है। ठीक है, ग्लोबल पोजीशन, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है और एक्सपोर्टर भी है टर्मरिक का। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। 2022-23 में इंडिया ने 70% ऑफ वर्ल्ड टर्मरिक बनाया था। खैर, बनाया था मतलब कि एक्सपोर्ट किया था, प्रोड्यूस किया था। अन्न चक्र एंड स्कैन फॉर रिफॉर्मिंग PDS सिस्टम। अन्न चक्र एंड, एक तो अन्न चक्र हो गया, दूसरा है स्कैन फॉर रिफॉर्मिंग PDS सिस्टम। तो देखिए, दिसंबर 2024 की ये न्यूज़ है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया है अन्न चक्रा भी और स्कैन। स्कैन क्या है? सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर NFSA पोर्टल। ठीक है, सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर NFSA पोर्टल। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का के लिए सब्सिडी क्लेम का पोर्टल। ये एम करता है टू मॉडर्नाइज इंडियाज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो अन्न चक्रा ऑप्टिमाइज करता है सप्लाई चेन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या PDS इन इंडिया। और स्कैन सिस्टम जो है ये स्ट्रीमलाइन करता है सब्सिडी क्लेम प्रोसेस को फॉर स्टेट अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ठीक है, अगली खबर LIC की बीमा सखी योजना। अब देखिए, बीमा सखी योजना है, ये ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है ये भी कि ये LIC की, आपको ये याद रखना है कैटेगरिकली। ठीक है, ये आने की संभावना है। बीमा सखी योजना LIC ने लॉन्च करी है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है बीमा सखी योजना को। कहाँ? पानीपत, हरियाणा में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिएगा तो बेटर होगा।
ग्रिडकॉन 2025, मार्च 2025 में यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मनोहर लाल इनॉग्रेटेड ग्रिडकॉन 2025। ठीक है, ये एक प्रीमियर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन है और इसको इनाग्रेट किया गया है IICC यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में, ऑर्गेनाइज बाय पावर ग्रिड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर 9 to 11 मार्च 2025। सेंट्रल थीम इसकी इनोवेशंस इन ग्रिड रेजिलियंस। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस इतना है कि हाँ मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी इस तरह का कोई इवेंट लॉन्च करती है। ठीक है, उसने ऑर्गेनाइज किया है और उसमें भी पावर ग्रिड ने ऑर्गेनाइज किया है, जो PSU है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। ठीक है, रीसेंट सर्ज हुआ है डिजिटल ट्रांजैक्शन में। अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, क्यों? देखिए, ये तो हुआ है, इसमें एक और न्यूज़ है जो मैं आपको बताऊंगा, वो यहाँ पे दे नहीं रखा है। तो ये बता रहे हैं कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इमर्ज किया है एज डोमिनेंट डिजिटल पेमेंट मोड अकाउंटिंग फॉर 70% ऑफ टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ईयर 23-24। ये सब तो ठीक है। एक सबसे ज़रूरी न्यूज़ जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर जून तक का ही कवरेज है। तो उसके बाद क्या हुआ है, जुलाई 2025 में UPI ने ओवरटेक कर लिया है वीज़ा को। UPI को आए हुए 9 साल हुए हैं और 9 सालों में UPI ने ओवरटेक कर लिया है वीज़ा को। ठीक है, India has emerged as a global leader in fast payments according to a recent note by the International Monetary Fund titled Growing Retail Digital Payments Value of Interoperability। ठीक है, तो आप जानते हैं कि UPI की सबसे खास बात क्या है? इंटरऑपरेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास फ़ोन पे है तो आप गूगल में नहीं, मतलब गूगल पे से में नहीं पैसा भेज सकते, या फिर जो भी होते हैं दूसरे ऐप्स के थ्रू, या किसी में आप कोई किसी और नंबर का लिंक है किसी और ऐप से तो आप उसमें नहीं पैसा भेज सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, इंटरऑपरेबिलिटी है। ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट है एक टाइटल्ड ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी, ये भी याद रख लीजिएगा। उसी में बताया गया है कि UPI ने वीज़ा को ओवरटेक कर लिया है। एट द हार्ट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, बेटर नोन एज UPI। इसको लॉन्च किया गया था 2016 में। UPI लॉन्च किया गया था 2016 में और इसको लॉन्च किया था NPCI ने। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का UPI बिकेम वर्ल्ड नंबर 1। क्या बना है ये? वर्ल्ड नंबर 1 रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। ध्यान रखिएगा, जो रिकॉर्ड है इसका वो है वर्ल्ड नंबर 1 रियल टाइम पेमेंट सिस्टम का। ठीक है, वर्ल्ड नंबर 1 रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। ओके, ये सरपास करता है वीज़ा को टू टेक द लीड इन प्रोसेसिंग डेली ट्रांजैक्शन। UPI हैंडल करता है मोर देन 640 मिलियन ट्रांजैक्शंस एवरी डे, कंपेयर टू वीज़ा का 639 मिलियन ट्रांजैक्शन। ठीक है, दिस स्केल इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेशली व्हेन यू कंसीडर दैट UPI अचीव्ड इट इन जस्ट 9 ईयर्स। UPI अब अकाउंट करता है ऑलमोस्ट 50% ऑफ ट्रांजैक्शंस ग्लोबली। ओके, अब एक बार नोट में देखते हैं, बिफोर UPI डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया वर लिमिटेड बाय क्लोज लूप सिस्टम। अब देखिए, अगर कभी ऐसा आ जाता है स्टेटमेंट में UPI के बारे में कि UPI में UPI एक क्लोज लूप सिस्टम है, तो आप ये मत समझना कि क्लोज लूप सिस्टम मतलब और इंटेलिजेंट हो गया, वो फीडबैक भेज रहा है इसलिए क्लोज लूप है। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लोज लूप सिस्टम वही पुराना सिस्टम है जहां पर आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में इंटर ऑपरेट नहीं कर पाए थे और UPI उसको खत्म कर दिया था। UPI ने उसको बेटर कर दिया था, इंटर ऑपरेबिलिटी ले आया था। ठीक है, तो UPI क्लोज लूप सिस्टम नहीं है। ठीक है, UPI में बिफोर UPI डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया वर लिमिटेड बाय क्लोज लूप सिस्टम। अ क्लोज लूप सिस्टम इज वन where transactions can only happen within the same platform. For example, a wallet app allowed transfer between its own users but not to someone using a different wallet. ठीक है, similarly, while people could use IMPS to move money between banks, they could not do so through third party apps. UPI ने इसको चेंज किया था by interoperability. ठीक है, बताइए आपको। तो आपको मैंने बता दिया है कि UPI क्लोज लूप सिस्टम नहीं है, ये आपको अब याद रखना है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। जनवरी 2025 में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एड्रेस करते हुए इनॉग्रल फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, ये हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, इसको एड्रेस किया था अमित शाह जी ने। तो
हुआ क्या है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है। इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो यूएन डिक्लेयर्ड है ये, और थीम है कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। एक सेकंड में पानी पी लूं। ओके, सो 14th एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम हुआ है। ओके, ये फरवरी 2025 की न्यूज़ है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग श्री राजीव रंजन सिंह ने इनॉग्रेट किया है 14th फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम न्यू दिल्ली में। थीम थी इसकी ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक। आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ इंडिया फिशरीज सेक्टर ग्लोबल रैंकिंग देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया फिश प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड, ठीक है। फिश प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट है इंडिया। सेकेंड लार्जेस्ट है इंडिया एक्वा कल्चर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ठीक है। फिश प्रोड्यूसर भी सेकेंड लार्जेस्ट है और एक्वा कल्चर प्रोड्यूसर भी सेकेंड लार्जेस्ट है। एक्वा कल्चर में एक्चुअली फिश के अलावा और भी चीज़ें आ जाएंगी जैसे श्रिम्प्स वगैरह, ठीक है। फोर्थ लार्जेस्ट है इंडिया ग्लोबल सी फूड एक्सपोर्ट्स में, लेकिन सी फूड एक्सपोर्ट की जब बात आती है, सिर्फ प्रोडक्शन नहीं एक्सपोर्ट की भी बात आती है, तो इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट हो जाता है, क्योंकि इंडिया में भी अपना कंजप्शन है। कंट्रीब्यूशन अकाउंट्स फॉर 7.7% ऑफ ग्लोबल फिश प्रोडक्शन। इंडिया अकाउंट्स फॉर 7.7% ऑफ टोटल फिश प्रोडक्शन ग्लोबली। इनलैंड फिशरीज कंट्रीब्यूट करता है ओवर 75% ऑफ इंडिया टोटल फिश आउटपुट। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये आप कैटेगरिकली याद रखेंगे। वैसे आप पढ़ रहे हैं अगर यूपीएससी और यूपीपीसीएस और इन सब के लिए, तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि मेजर जो फिश का हमारे पास आउटपुट आता है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन इनलैंड फिशिंग का है, ठीक है। कोस्टल फिशिंग का कम है, कोस्टल फिशिंग का कम है, इनलैंड फिशिंग का ज़्यादा है, जो पॉन्ड्स दरिया इन सब जगह पर से फिशिंग होती है, ठीक है। टॉप फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है, 2 पे वेस्ट बंगाल है, 3rd पे कर्नाटका है। ये आप याद रखेंगे। फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, ठीक है। इंडिया हनी अलायंस इसमें कुछ भी नहीं है, बेसिकली एक सेमिनार ही होस्ट हुआ था और कुछ भी नहीं है। एफडीआई लिमिट फॉर इंश्योरेंस सेक्टर रेज्ड, तो एफडीआई लिमिट रेज हो गई है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए अब 100% पे, ठीक है। 74% थी, 100% हो गई है। निर्मला सीतारमन जी ने 1 फरवरी 2025 को अनाउंस किया है कि एफडीआई लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर में इंक्रीज कर दी जाती है 100% पे फ्रॉम द करंट 74%, अवेलेबल फॉर कंपनीज दैट इन्वेस्ट द एंटायर प्रीमियम विद इन इंडिया। ये बात है, ठीक है। ये किसके लिए अवेलेबल है? ऐसी कंपनीज जो इन्वेस्ट कर रही हैं सारा का सारा प्रीमियम इंडिया के अंदर ही, ऐसा नहीं कि यहीं पे ऑफिस बना के प्रीमियम कहीं और ज़्यादा। खैर, इंडस फूड 2025 जनवरी 2025 की न्यूज़ है। 8th एडिशन ऑफ इंडस फूड एशियाज प्रीमियर फूड एंड बेवरेज ट्रेड शो ने इनॉग्रेटेड बाय चिराग पासवान, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। देखिए अब ये ग्रेटर नोएडा में हुआ है, गौतम बुद्ध नगर के, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 8 जनवरी 2025 को 8वां एडिशन हुआ है इंडस फूड एशियाज प्रीमियर फूड एंड बेवरेजेस ट्रेड शो। इसको आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यूपी का अपना करंट अफेयर है। ग्रेटर नोएडा में हुआ है ये इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाय ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने अनवील किया है जलवाहक। अब देखिए आपसे पूछ लेंगे अगर जलवाहक क्या है तो आप क्या समझेंगे, देखते हैं क्या है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल ने अनवील किया है मेजर कार्गो प्रमोशन पॉलिसी, जिसका नाम जलवाहक है, ठीक है। तो पहली बात जलवाहक है, आपको लगेगा ये कोई शिप है, कोई कुछ है, ठीक है, या फिर हो सकता है डिफेंस से भी रिलेटेड हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पॉलिसी है, प्रमोशन पॉलिसी है, और वो भी मेजर कार्गोस की, ठीक है। मेजर कार्गोस की प्रमोशन पॉलिसी है जलवाहक, आप याद रखेंगे। न्यू पॉलिसी टू इंसेंटिवाइज द मूवमेंट ऑफ लॉन्ग हॉल कार्गो ऑन नेशनल वाटरवेज 1 मतलब रिवर गंगा, नेशनल वाटरवेज 2 मतलब रिवर ब्रह्मपुत्र, एंड नेशनल वाटरवेज 16 मतलब रिवर बरक। सॉरी, माफ कीजिएगा, पता नहीं क्या वायरल हुआ था पहले। तो ये न्यू पॉलिसी है टू इंसेंटिवाइज द मूवमेंट ऑफ लॉन्ग हॉल कार्गो ऑन नेशनल वाटरवेज 1 देख लिया हमने गंगा, नेशनल वाटरवेज 2 रिवर ब्रह्मपुत्र और नेशनल वाटरवेज 16 यानी रिवर बरक। टैक्स डिवोल्यूशन टू स्टेट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट,
जनवरी 2025 की ये न्यूज़ है। यूनियन गवर्नमेंट ने रिलीज किया है ₹1,73,030 करोड़ एज टैक्स डिवोल्यूशन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। ये एलोकेशन है फॉर जनवरी 2025। इट इज़ नियरली डबल, ठीक है, जो प्रीवियस मंथ में रिलीज हुआ था उसका डबल है ये। अब देखते हैं लार्जेस्ट एलोकेशन किन की स्टेट्स को हुआ है। यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है जनवरी 2025 के महीने में, ठीक है, और ये है 31,039 करोड़, 31,039.84 करोड़ रुपीज़। ये हाईएस्ट है अमंग ऑल द स्टेट्स, ठीक है। लार्जेस्ट एलोकेशन हुआ है उत्तर प्रदेश को, ठीक है। उसके बाद बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल, फिर मध्य प्रदेश का, कोई बात नहीं। लाइट हाउस टूरिज्म इन इंडिया, लाइट हाउस टूरिज्म की बात थोड़े पहले से करी जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है लाइट हाउस टूरिज्म ऑफ इंडिया एज पार्ट ऑफ इट्स मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, ठीक है, एंड अमृतकाल विजन 2047। देखिए इसी के अंडर की इनिशिएटिव एंड स्कीम्स हैं। फर्स्ट एडिशन हुआ था सितंबर 2023 में, जो कि अगवाड़ा फोर्ट ऑफ गोवा में हुआ था। तो ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने पॉपुलराइज किया था। सेकेंड एडिशन हुआ था ओडिशा में, और ये फीचर किया था इसने डेडिकेशन ऑफ 2 लाइट हाउसेज जो कि थे चामक और धामरा, ठीक है। ओडिशा के लाइट हाउसेज हैं चामक और धामरा। ये 2000 ये सेकेंड एडिशन हुआ था मतलब। और ये पॉलिसीज़ के बाद क्या हुआ है कि टूरिज़्म बहुत बढ़ गया है लाइट हाउसेज में भी अब। देखिए फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किए थे 75 लाइट हाउसेज विद टूरिस्ट फैसिलिटीज अक्रॉस 10 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो ओवर 16 लाख विजिटर्स इन 2023-24 हाई, अप बाय 400% फ्रॉम 2014 के मुकाबले 400 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब 10 लाख विजिटर्स आए हैं, ठीक है। देखते हैं अब विरासत सेलिब्रेटिंग हैंड वोवन साड़ीज ऑफ इंडिया, ओके। दिसंबर 2024 की न्यूज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, इनॉग्रेट किया है। थर्ड एडिशन है ये मेगा इवेंट विरासत साड़ी फेस्टिवल 2024 एट हैंडलूम हाट ज्ञानपथ न्यू दिल्ली, ठीक है, जनपथ न्यू दिल्ली। मेगा इवेंट विरासत माई साड़ी माई प्राइड, ठीक है। हिंडाल्को ज्वाइंड दी इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन। हिंडाल्को ने ज्वाइन कर दिया है इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन को, ठीक है, अक्टूबर 2024 में। अब देखिए हिंडाल्को एक स्पेशल कंपनी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं नोट्स की तरफ आपको रुख कर रहा हूँ। क्यों है क्या है वो आप पढ़ के समझ जाएंगे। देखिए हिंडाल्को के बारे में अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, वैसे तो ये प्राइमरीली एल्यूमिनियम के लिए करती है, लेकिन साथ में कॉपर भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है, दोनों के लिए है ये, एल्यूमिनियम और कॉपर। अगर कभी स्टेटमेंट आ जाए कि ये सिर्फ एल्यूमिनियम के लिए है तो ऐसा नहीं है, ये एल्यूमिनियम भी मैन्युफैक्चर करती है और कॉपर भी मैन्युफैक्चर करती है। और अभी अभी ये पार्ट हमने देखा न्यूज़ में कि इट बिकेम अ पार्ट ऑफ, इट ज्वाइंड इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन, ठीक है। ग्लोबल जितने भी कॉपर के इस तरह के एक्सप्लोरर्स हैं उनमें से 50% से ज़्यादा इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशंस जुड़े हुए हैं, ठीक है। खैर हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को ये लोकेटेड है यूपी के रेणुकूट में, ठीक है, यूपी के रेणुकूट में। 1958 में सेटअप करी गई थी ड्यूरिंग सेकेंड 5 ईयर प्लान। ये लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड प्राइमरी प्रोड्यूसर है ऑफ एल्यूमिनियम एंड सेमी फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ये इंडियन एल्यूमिनियम एंड कॉपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसका सारा ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज, जितना भी प्रोडक्शन फैसिलिटी है, चाहे एल्यूमिनियम एंड फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट्स, ये सब लोकेटेड हैं रिहांड डैम इन सोनभद्र, ठीक है। यूपी की डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र, वहाँ रिहांड डैम के पास, वहाँ पर सब ये लोकेटेड हैं, ठीक है। हिंडाल्को के और भी ब्रांचेज हैं दूसरे स्टेट्स में, बट हम यूपी वाले की बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहीं पे सेटअप हुई थी 1958 में। It is the biggest industrial enterprise in UP. It is also the biggest industrial enterprise in UP, हिंडाल्को का। The unit obtains bauxite from लोहारदागा यानी झारखंड एंड अमरकंटक छत्तीसगढ़ में, ठीक है। लोहारदागा जो झारखंड में है और अमरकंटक छत्तीसगढ़ में। ये फ्लैगशिप कंपनी है ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप, ठीक है। तो हमने हिंडाल्को के बारे में भी देख लिया है।
अब हम आते हैं अगली खबर। एनवीडिया ने सरपास कर लिया है एप्पल को इन मार्केट वैल्यू। इतना ही समझ लीजिए बहुत है, अक्टूबर 2024 की खबर है। एप्पल को सरपास करना छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन एप्पल अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मार गया। एनवीडिया के मतलब एनवीडिया सरपास कर गया एप्पल को। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट बन चुका है। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट बाय यूनिट वॉल्यूम एंड थर्ड बाय वैल्यू ग्लोबली। याद रखेंगे, इंडिया बन चुका है सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट बाय यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम के हिसाब से सेकेंड लार्जेस्ट है और वैल्यू के हिसाब से थर्ड लार्जेस्ट है ग्लोबली स्मार्टफोन्स में। फर्स्ट लार्जेस्ट चाइना है। इंडिया यूएस से भी आगे है। अगर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, यूनिट वॉल्यूम की, तो इंडिया यूएस से भी आगे है। MuleHunter.ai, देखिए मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको, आरबीआई का ऐप जो एआई का है ना। हमने एचडीआर में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इसको लास्ट लेक्चर में देखा था। बहुत सारे सभासार एआई पावर्ड ऐप भी देखा था, सब कुछ देखा था एक्स्ट्रा नोट्स में। तो इसको मैं नहीं करा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा खुद, ठीक है। रिविजन ऑफ इंडियाज जीडीपी बेस ईयर। तो हुआ क्या है कि जून 2024 में मॉस्पी ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने कन्वीन करा है इकोनॉमिस्ट एंड फोरकास्टर्स की एक मीटिंग टू डिस्कस रिवाइजिंग इंडिया का जीडीपी बेस ईयर। ऐसा क्यों? क्योंकि 2015 का जो रिवीजन है, जो रिवीजन हुआ था जिसने बेस ईयर को चेंज किया था 2004-05 से 2011-12, अभी आजकल क्या है 2011-12 का बेस ईयर है। तो इसने काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस किया था लगातार। कहा जा रहा था कि इसमें मेथोडोलॉजिकल फ्लॉज हैं, तो इसलिए एक मीटिंग कन्वीन करी गई है कि हम वापस से जीडीपी का बेस ईयर रिवाइज करेंगे। तो कैसे करेंगे? डेवलपमेंट ऑफ टूना क्लस्टर इन अंडमान एंड निकोबार। आपको अगर ये पूछ लिया जाए कि टूना क्लस्टर कहाँ डेवलप हो रहा है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में हो रहा है। नवंबर 2024 की न्यूज़ है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने इसको अनाउंस किया है। ये हो रहा है अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के PMMSY। IFC ने अनाउंस किया है टू इन्वेस्ट $400 मिलियन। ठीक है, अब देखिए नवंबर 6, 2024 में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने, IFC ने अनाउंस किया है कि वो इन्वेस्ट करेगा $400 मिलियन इन बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस लिमिटेड, यहाँ ये है एक्सपेंशन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। अब क्लाइमेट फाइनेंस कैसे है वो देखिए, इनडायरेक्टली है। क्यों? क्योंकि ये इनेबल करेगा बजाज फाइनेंस को टू फाइनेंस द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बजाज फाइनेंस इस राशि से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज करेगा, इंक्लूडिंग 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स, एज वेल एज एनर्जी एफिशिएंट कंज्यूमर गुड्स भी। ठीक है, तो ये सपोर्ट करता है इंडिया का ट्रांजिशन टू लो कार्बन इकोनॉमी, इसलिए इसको इनडायरेक्टली रिलेट करके बोल दिया है कि ये क्लाइमेट फाइनेंस से इसको रिलेट कर दिया है। नेशनल MSME क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम। ओके, तो नवंबर 2024 की न्यूज़ है कि निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च किया है नेशनल MSME क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम। कहाँ? बेंगलुरु में। ये एम करता है टू इनहेंस एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ MSMEs अक्रॉस इंडिया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अक्रॉस इंडिया। इनकी ग्रोथ को एनहांस करने के लिए ये क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम है। गवर्नमेंट ने सेट किया है एक टारगेट फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड NBFCs टू प्रोवाइड एन एडिशनल 1.54 लाख करोड़ इन MSME क्रेडिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ठीक है, फिर ऐसा हुआ था। अगली खबर है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान ट्रांसमिशन। अक्टूबर 14, 2024 में यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल ने लॉन्च किया है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान फॉर ट्रांसमिशन। याद रखिएगा, टू स्ट्रेंथन इंडियाज ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट द इंटीग्रेशन ऑफ, ताकि ये सपोर्ट कर सके इंटीग्रेशन ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। इसलिए है ये। तो रीन्यूएबल एनर्जी का इंटीग्रेशन हो ही रहा है। इसका टारगेट है अचीव करना 500 गीगावाट बाय 2030 और 600 गीगावाट बाय 2032। ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन 1,91,000 किलोमीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस ऐड हो जाएगी बाय 2032। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट यानी DDU मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट मोदी जी ने अप्रूव किया है। वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका वर्थ है ₹2642 करोड़। ये हुआ है अक्टूबर 2024 में।
और ये हो जाता है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट का एम क्या है? टू ईज कंजेशन, एनहांस कनेक्टिविटी एंड बूस्ट बोथ पैसेंजर एंड फ्रेट ट्रांसपोर्ट, अलाइनिंग विद पीएम गति शक्ति प्लान फॉर इंटीग्रेटेड सीमलेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जोग्राफिक कवरेज होगा वाराणसी और चंदौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, वाराणसी और चंदौली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी। ठीक है, अगली खबर है पीएम ई ड्राइव स्कीम कैबिनेट ने अप्रूव करी है विद इन फाइनेंशियल आउटले ऑफ ₹10,900 करोड़। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ये स्कीम केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम October 1st, 2024 एंड रिमेन इन फोर्स अंटिल 31st March 2026। ये आपको याद रखना है। हालांकि अभी इसको 2028 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, आपको पहले ही बता दें। हालांकि वो सिलेक्टिव एक्सटेंशन है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि जून तक ऐसा नहीं हुआ था इसलिए इसमें नहीं है। पीएम ई ड्राइव स्कीम स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, ये आ सकता है प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट स्कीम। ओके, तो ये है इसका फुल फॉर्म। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो पीएम ई ड्राइव स्कीम अगस्त 2025 में पीएम ई ड्राइव स्कीम का ओवरऑल ड्यूरेशन एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, ओवरऑल ड्यूरेशन एक्सटेंड कर दिया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू 31st March 2028, अब 2028 तक है, या फिर अंटिल द 10,900 करोड़ आउटले जो उसके लिए अभी हमने देखा था दिया गया था, ये फुल्ली यूज हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये तभी एंड हो जाएगी। विद द इनिशियल प्लान हैविंग एंडेड March 31st, 2026, हमने देखा ही था, इनिशियल ऐसा प्लान था। हाउएवर सब्सिडीज फॉर इलेक्ट्रिक 2 and 3 व्हीलर्स, जो इलेक्ट्रिक 2 और 3 व्हीलर्स हैं उनके लिए सब्सिडीज ये एंड हो जाएंगी 31st March 2026 में ही। ठीक है, 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए जो इलेक्ट्रिक हैं उनके लिए 31st March 2026 में ये हो जाएंगी एंड एज ओरिजिनली शेड्यूल्ड। एक्सटेंशन प्राइमरली किसके लिए है? एक्सटेंशन प्राइमरली अप्लाई करता है टू लार्जर कमर्शियल व्हीकल्स। लार्जर कमर्शियल व्हीकल्स है, देखिए पीएम ई ड्राइव स्कीम के अंतर्गत पैसेंजर व्हीकल्स यानी कि 4 पहिया गाड़ियां, कार्स नहीं आती हैं। ठीक है, नहीं आती हैं। लार्जर कमर्शियल व्हीकल्स आते हैं, जैसे बस और ट्रक जैसे। तो उन्हीं की बात कर रहा है। ये एक्सटेंशन प्राइमरली अप्लाई करता है लार्जर कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, लाइक बसेज एंड ट्रक्स, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अलाउइंग फॉर कंटिन्यूड सपोर्ट फॉर द अडॉप्शन एंड ब्रॉडर ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है पीएम ई ड्राइव का? ये एक्सलेट करता है अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर पैसेंजर व्हीकल्स जो होते हैं हमारे 4 व्हीलर्स वाले, उसके अलावा बाकी सब में हम। एंड बिल्ड अ रोबस्ट ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर and develop a strong domestic EV manufacturing ecosystem aligned with the vision of Atmanirbhar Bharat. PM E-Drive scheme build करता है on earlier program like FAME 1, faster adoption manufacturing of hybrid and electric vehicles in India, FAME 1 जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था, and FAME 2 जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था। इनको करता है रिप्लेस टू एक्सेलरेट adoption of electric 2 and 3 व्हीलर्स। ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज यानी MHI। टारगेट बेनिफिशरीज होंगे कमर्शियल एंड प्राइवेट इलेक्ट्रिक 2 and 3 व्हीलर्स। ठीक है, कमर्शियल भी और प्राइवेट भी इलेक्ट्रिक 2 और 3 व्हीलर्स। ओके, विद एडवांस बैटरी, ये इसकी कंडीशन है, एडवांस बैटरीज होनी चाहिए। ई एम्बुलेंसेज होंगे इसमें शामिल, ई ट्रक्स भी हैं विद स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट्स, एंड इलेक्ट्रिक बसेस भी हैं फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ओके, डिमांड इंसेंटिव, PM E-Drive scheme offers demand incentives on EVs capped at 15% of the ex-factory price or fixed per vehicle limit, whichever is lower. ये नहीं पूछेंगे, बट स्टिल आपने एक बार देख लिया, अभी गलती से थोड़ा ट्रीविल बनाना हुआ अगर करंट अफेयर्स तो आएगा। वैसे हमें ट्रीविल चीज़ों पे ध्यान नहीं ज़्यादा देना चाहिए। ओनली EVs प्राइस बिलो अ स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड आर एलिजिबल, बल्कि ये वाला स्टेटमेंट ज़्यादा बेटर है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, Charging Infrastructure Development Scheme aims to set up 72,300 public fast chargers in key cities and select highways to boost EV adoption. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी BEHL एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है अंडर MHI या मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, जो डेवलप कर रहा है डिजिटल सुपर ऐप फॉर EV
यूजर्स, ठीक है। डिजिटल सुपर ऐप ये डेवलप कर रहा है फॉर ईवी यूजर्स टू बुक स्लॉट्स, मेक पेमेंट्स एंड चेक चार्जर अवेलेबिलिटी। तो हमने देखा कि BHEL डेवलप कर रहा है डिजिटल सुपर ऐप फॉर ईवीज, ठीक है। IMEI जो कि है इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, और नीति आयोग का रिपोर्ट ऑन ईवीज, ये हमें देखना है। ये इंडेक्स भी नीति आयोग का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब अगस्त 2025 की न्यूज़ है, ठीक है। सॉरी, ओहो। सो अगस्त 2025 में नीति आयोग ने लॉन्च किया है इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स यानी IEMI अलॉन्ग विद इट्स रिपोर्ट, साथ में इसके रिपोर्ट जिसका टाइटल क्या है, अनलॉकिंग अ $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी, अनलॉकिंग अ $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स यानी IEMI जो है ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टूल है developed to comprehensively track and benchmark progress of states and union territories in achieving their electric mobility goals. Okay? IEMI एक पायनरिंग टूल है बाय नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो IEMI क्या है, नीति आयोग और इन पार्टनरशिप विद वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट से डेवलप है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI इंडिया, ठीक है। ये बेंचमार्क करता है स्टेट के ईवी प्रोग्रेस को। ये किस लिए है, इसका क्या है मेन चीज, ये बेंचमार्क करता है स्टेट की ईवी प्रोग्रेस को। ये असेस करता है अक्रॉस 16 इंडिकेटर्स, ये असेस करता है 16 इंडिकेटर्स के थ्रू अक्रॉस 3 कोर थीम्स, अक्रॉस 3 कोर थीम्स, ओके। 3 कोर थीम्स हैं, ईच विद स्पेसिफिक वेट स्कोर्ड आउट ऑफ 100। तो देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन इन प्रोग्रेस, ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस पहली थीम है जिसका वेट है 50%, ठीक है। ये फोकस करेगा डिमांड साइड ईवी अडॉप्शन पे। दूसरा है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस जिसका 30% वेटेज है, ये असेस करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और चौथा है ईवी रिसर्च एंड इनोवेशन स्टेटस जिसका 20% वेट है, ओके। IEMI 2024 जो है, जो अभी लेटेस्टली अगस्त 2025 में रिलीज हुआ है, उसमें फ्रंट रनर्स कौन कौन हैं। देखिए, फ्रंट रनर्स का स्कोर होता है 65 से 99 जो नीति आयोग के हर उसमें होता है, ठीक है। तो फ्रंट रनर हैं दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़, ये आप याद रखेंगे, दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़। परफॉर्मर्स स्कोर 50 से 64 सॉरी, ये हैं कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा। एस्पिरेंट्स स्कोर 0 से 49, ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज लाइक ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एस्पिरेंट्स में हैं, आप ये याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश एस्पिरेंट्स में है, स्कोर 0 to 49, ठीक है, IEMI इंडेक्स में। लद्दाख, आंध्र प्रदेश, अदर स्टेट्स लैगिंग इन ई मोबिलिटी इनिशिएटिव्स रिक्वायर टारगेटेड इंटरवेंशंस। अब देखते हैं ईवीज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू नीति आयोग की रिपोर्ट जो अनलॉकिंग, ये है रिपोर्ट अनलॉकिंग अ $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। ईवी पेनिट्रेशन रेट इन इंडिया इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 0.03% इन 2016 टू 7.6% इन 2024। अब ये 7.6% का जो है फिगर, ये इंपॉर्टेंट है सॉरी। इस रिपोर्ट में अगर दिया गया है कि ईवी पेनिट्रेशन रेट इंडिया में क्या है, तो वो आपको याद रहना चाहिए कि 7.6% है 2024 में, ठीक है, जबकि लगभग 0.23% के करीब था 2016 में। इन कंपैरिजन ग्लोबल ईवी पेनिट्रेशन रेट ग्रू फ्रॉम, ठीक है, जबकि ग्लोबल ईवी पेनिट्रेशन रेट जो था ग्लोबली वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है, ठीक है, वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, 3.08% था और 16.48% हो गया सेम पीरियड में। ये रिपोर्ट ऐसा बताती है। उसके अलावा ये कहती है कि इंडिया का ईवी शेयर जो 2024 में इंडिया का ईवी शेयर 1/5 और ऑफ ग्लोबल लेवल्स है इन 2020, ठीक है, सॉरी 2020 में इंडिया का ईवी शेयर 1/5 ऑफ ग्लोबल लेवल है और 2024 में ये 2/5 हो गया है, ओवर 2/5 हो गया है, ठीक है ओवर 2/5 हो गया है, यानी 40% मान लीजिए। इंडिया मस्ट नाउ इंक्रीज ईवी शेयर बाय 22% इन जस्ट 5 years, ठीक है, टू मीट इट्स 2030 गोल 30% ईवी पेनिट्रेशन बाय 2030 अंडर
EV30 at 30 कैंपेन, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, क्या है हमारा टारगेट है 30% ईवी पेनिट्रेशन का बाय 30% ईवी पेनिट्रेशन का बाय 2030। अब देखिए 7.6% पेनिट्रेशन तो हो चुका है हमारा, अगर ये आपको फिगर याद है तो 7.6% 2024 में पेनिट्रेशन हो गया है। अब हमें लगभग 22% का पेनिट्रेशन बढ़ाना है अगले 5 सालों में, ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ताकि वो 30% पेनिट्रेशन हो जाए हमारा ईवी का बाय 2030, क्योंकि यही हमारा प्लान है, टारगेट है EV30 at 30। ओके। Manufacturing capacity expanded through schemes like PLI scheme and National Program on Advanced Chemistry Cell Battery Storage। ओके, अब आएंगे हम अपनी अगली खबर पर, जो है पोषण माह 2024। सितंबर 1 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था 7th राष्ट्रीय पोषण माह, ठीक है, 7वां। कहाँ हुआ था? धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था। देख लेते हैं नोट, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली बात आएगी। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को मिला है नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2024, ठीक है, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2024 में गोल्ड। किस लिए? पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव के लिए, पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव के लिए। ओके, ये आप रट लीजिए, ये क्या है इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ना हो। 8th राष्ट्रीय पोषण माह 2025 जो अब सितंबर में हो रहा है 2025 के, तो देखिए वो कब से हो रहा है, बस आप डेट जान लीजिए, वो ही काफ़ी होगा। थीम्स में मत जाइएगा, थीम्स इनकी बहुत सारी होती हैं, पूरे माह में कई सारी थीम फॉलो होती हैं, आपको पढ़ना हो तो उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, एक नज़र मार लीजिएगा। तो 8वां जो राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में हो रहा है, पहली बात तो ये कि वो 8वां हो रहा है, दूसरी बात ये कि उसकी डेट्स हैं 12 सितंबर टू 11 अक्टूबर 2025, ठीक है, इतना आप याद रखिए। दिस ईयर कैंपेन एम्स टू एम्पलीफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 बाय इन्वॉल्विंग कम्युनिटी मेंबर्स इन लोकल इनिशिएटिव्स, अवेयरनेस कैंपेन्स एंड कन्वर्सेशंस, ठीक है। पोषण अभियान के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये लॉन्च हुआ था मार्च 2018 में, 2018 याद रखिएगा। ये एड्रेस करता है माल न्यूट्रिशन को बाय फोकसिंग ऑन न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट विमेन, लैक्टेटिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन अप टू 6 ईयर ओल्ड। इसको इम्प्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव हैं टारगेट्स टू रिड्यूस स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया अमंग यंग चिल्ड्रन, विमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स एंड रिड्यूस लो बर्थ वेट बाय 2%, 2%, 3% 2% पर एनम रिस्पेक्टिवली, सभी का, ठीक है। स्टंटिंग का 2% से, अंडर न्यूट्रिशन का 2% से, अनीमिया अमंग यंग चिल्ड्रन का 3% से, ठीक है, इस तरह से। और लो बर्थ वेट को रिड्यूस करना है तो वो 2% से। तो नोट्स हमारे हुए हैं ख़त्म, अगली 2 खबरें बाकी हैं, 3 खबर बाकी हैं, हम यहाँ देख लेते हैं। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2024 जून 2024 में कोर्सेरा इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किया था। ग्लोबल स्किल किसने? कोर्सेरा इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किया था ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2024। ये इसका 6th एडिशन है, इंक्लूड करता है 109 कंट्रीज़। स्विट्ज़रलैंड अचीव करी है टॉप पोजीशन इन ओवरऑल स्किल प्रोफिशिएंसी, स्विट्ज़रलैंड ने है, और ये 2023 में भी फर्स्ट था। सूडान लास्ट रहा है 109वीं रैंक के साथ। इंडिया की रैंक 87th है इसमें, और ये नीचे गई है 87th में, नीचे गई है फ्रॉम 60th इन 2023, ठीक है, 6 27 रैंक नीचे गिरा है इसका इंडिया का। एशिया पैसिफिक यानी APAC रीजन में इंडिया होल्ड 17th पोजीशन। टॉप इंडियन स्टेट्स की बात करें अगर, तो पहला पंजाब है, दूसरा चंडीगढ़ है, फिर 3rd वेस्ट बंगाल, फिर हरियाणा और फिर हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश की रैंक 13वीं है, 13th, उत्तर प्रदेश की रैंक 13th है, बिहार की 16वीं है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की रैंक है 13th। HAL बन गया है इंडिया का 14th महारत्न कंपनी, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। IIFT फर्स्ट ओवरसीज कैंपस बना है दिल्ली में, IIFT का फर्स्ट ओवरसीज कैंपस दिल्ली में बना है, इतना आपको पता होना चाहिए। IIFT देखिए क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड है, ये फैशन टेक्नोलॉजी वाला IIFT नहीं है, ठीक है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड है, जो कि एक ऑटोनमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और ये कंट्रीब्यूट करता है इन स्किल बिल्डिंग फॉर एक्सटर्नल ट्रेड सेक्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका एक ओवरसीज कैंपस बना हुआ है दुबई में, इसलिए वो खबर यहाँ पर है। 4 न्यू नवरत्ना CPSEs
चुने गए हैं ये है अगस्त 2024 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अप्रूव किया था अपग्रेडेशन ऑफ दीज CPSEs। कौन कौन से थे? रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SECI की, सतलज जल विद्युत निगम, ठीक है SJVN, और नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। इन सबको मिला है नवरत्न स्टेटस, ठीक है। NHPC, SJVN, SECI और रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी RCI। 4th एडिशन हुआ है ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट बायोटेक इवेंट है कंट्री में। यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा पूरा इकोनॉमिक अफेयर्स। अब बचते हैं तो सिर्फ 4 पन्ने जिसमें हैं यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, और ये हो जाता है ख़त्म। तो इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट मैं आपको अलग से एक छोटा सा वीडियो बना के दे दूंगा जिसमें ये सब कुछ हम लोग पढ़ लेंगे। तो अभी के लिए इकोनॉमिक अफेयर्स हमारा ख़त्म होता है। कल हम लोग करेंगे सीधे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ख़त्म। ओके फिर, सिया, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।